हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक ना, जेनेटिक्स का। वो नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था वो क्लासिकल जेनेटिक्स था, मेंडलिज्म वगैरह के बारे में, और उससे रिलेटेड जितने भी पेडिग्री एनालिसिस था वो सब हम लोगों ने पढ़ा था। अब है यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना है कि आखिर जो इनहेरिटेंस हो रहा है उस इनहेरिटेंस का कॉज क्या है। मेंडल का जो फैक्टर है वो फैक्टर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मेंडल ने उसके बारे में कुछ बताया नहीं था। ठीक, तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी बढ़ता चला गया तो हम एक फाइंडिंग पे पहुंचते हैं कि अरे भाई, ये तो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है इसके लिए मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, शुरू होंगे ये कि Mendel was not sure about the actual form of his factor, ठीक ना। श्योर नहीं थे, बट ओवर 100 ईयर्स के बाद 100 ईयर्स it has been proved that Mendelian factor is nothing but डीएनए। ये डीएनए होता है। अब डीएनए जो होगा क्या होगा, दिस डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल जैसा ये डीएनए क्या करता है, काम करता है। मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब अधिकतर ऑर्गेनिज्म में ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल जैसा काम करता है, और यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कन्वे करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है ना। तो अब मोस्ट ऑफ द क्यों लिखे, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल जैसा काम करता है, जैसे कुछ वायरसेस, समझ रहे हो। तो इन सम वायरसेस क्या होगा, इन सम वायरसेस, देखो सम वायरसेस, ठीक ना। इन सम वायरसेस, वो वायरस कौन है भाई, वो वायरस है HIV वायरस, TMV वायरस, समझ रहे हो। और अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये कोरोना वायरस भी उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए का ही बना होता है। ठीक है। तो सम वायरसेस जैसे कि TMV को बोलते हैं टोबैको मोजाइक वायरस, समझ रहे हो। ये टोबैको के प्लांट में एक मोजाइक डिजीज, वो चित्तीदार चीटा टाइप का उसमें स्ट्रक्चर हो जाता है, उसके पैचेस बन जाते हैं लीफ में, तो मोजाइक टाइप का नज़र आता है। ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस इसको बोलते हैं। ठीक है। और HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसकी वजह से क्या होता है, एड्स होता है, एड्स। और आजकल का जो लेटेस्ट है कोविड वायरस, मतलब कोरोना वायरस, इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए का बना होता है। इन सम वायरसेस, ठीक, जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। क्या है जेनेटिक मटेरियल इनका, आरएनए होता है। ठीक ना, इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, देख रहे हो। चलो, तो अब आगे चलते हैं। अब है क्या कि ये डीएनए और आरएनए होते क्या हैं, तो बेसिकली ये है न्यूक्लिक एसिड, समझ रहे हो, एसिडिक नेचर के हैं। और ये कहाँ पे मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहा गया है। द एसिड विच इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड तो क्या लिखेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स। उससे पहले डीएनए जो होता है ए मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल, सबसे ज़्यादा अधिक यही जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए तो कम में होता है, सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल फॉर्म में, तो मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल होता है। और डीएनए और आरएनए जो होता है, अभी बताया हूँ आपको, डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्यों? क्योंकि ये एसिडिक नेचर के होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर में मिलते हैं। बोलेंगे सर बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस नहीं होता, तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड होगा, उसी रीजन मिलेगा। तो एक तरह से मान लो न्यूक्लियस का ही इक्विवेलेंट हुआ, ठीक है, क्योंकि सेल डिवीजन तो पढ़ा नहीं रहे हैं और साइटोलॉजी, तो मान लो उसको न्यूक्लियस का इक्विवेलेंट। तो इसलिए मैं बताया डीएनए आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड बिकॉज they are found in nucleus and acidic in nature। नेचर से क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं, समझ रहे हो, नेचर से क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे। तो ये न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में मिलता है। अब देखो डीएनए का एग्जिस्टेंस ऑफ डीएनए, ये डीएनए का एग्जिस्टेंस जो था वो पहले आइडेंटिफाई कर लिया गया था फ्रेडरिक मिसर के द्वारा, और उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन दिया, न्यूक्लिन। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी बहुत कम था, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट उतना था नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत पिछले पायदान पे था एकदम, वो डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हो ही रहा था, समझ गए। तो टेक्नोलॉजी की वजह से, उसकी कमी होने की वजह से, टेक्नोलॉजी में पीछे रहने की वजह से उन दिनों इस डीएनए का डिस्कवरी नहीं हो पाया। करीब कई सालों के बाद, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर के बाद, है ना, 100 सालों के बाद, मतलब कि ये वाटसन, क्रिक, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने सब आए और क्या किया, ये डीएनए का उन्होंने डिस्कवरी किया, खोज किया, ठीक है। तो देखो एग्जिस्टेंस ऑफ डीएनए वाज आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिसर, MEISCHER, मिसर। और उन्होंने कहा क्या, ही कॉल्ड इट न्यूक्लिन, उसको उन्होंने न्यूक्लिन बोला, ठीक है ना। अब चलते हैं न्यूक्लिक एसिड का डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके अंदर घुसा जाए, ठीक। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है भाई, तो अभी आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली एसिडिक फॉर्म में होते हैं और न्यूक्लियस में रहते हैं, इसलिए न्यूक्लिक एसिड कहा गया है। और ये 2 टाइप का होता है, आरएनए और डीएनए। तो अब इसके बारे में हम हेडिंग डालेंगे, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक। एक्चुअली अभी बताया कि न्यूक्लियस मिलता है, एसिडिक नेचर का होता है, और दूसरा ये एक्चुअली पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ these are the polymer of न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। तो पॉलीमर किसको बोलते हैं, उसमें एक छोटा यूनिट होगा,
छोटा ईड को मोनोमर बोलेंगे, और वही बार बार जुड़ेगा, तो बार बार जुड़ेगा तो बड़ा सा चेन बना लेगा, ठीक है। तो बड़े से चेन को क्या बोलेंगे हम, पॉलीमर बोलेंगे, और एक छोटा यूनिट उसका जो छोटा पार्ट है उसको हम बोलते हैं मोनोमर। तो इसका मोनोमर क्या है, मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो मोनोमर क्या हो जाएगा, मोनोमर, मोनोमर मतलब यूनिट जिससे वो बना हुआ है बार बार जुड़ने से, तो यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड, यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का जो यूनिट देखोगे वो होता है इज न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड होता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है भाई, न्यूक्लियोटाइड के बारे में देखो पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड, ठीक। अब पहले देख लो ये कितने टाइप का होता है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के, कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के होते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए होगा, 2 टाइप होगा। अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ही बनाता है न्यूक्लिक एसिड को, मतलब डीएनए और आरएनए को बनाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम लोग चलते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है भाई, न्यूक्लियोटाइड्स समझ रहे हो। तो न्यूक्लियोटाइड्स का जो कंपोनेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ, किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बना होगा एक फॉस्फेट ग्रुप का, दूसरा पेंटोज शुगर का, समझ रहे हो, और थर्ड जो होता है वो नाइट्रोजिनस बेस होता है, ठीक है। थर्ड क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है। तो पहला क्या रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप फर्स्ट रहेगा। इसका कंपोनेंट जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट ग्रुप और क्या, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, और क्या, नाइट्रोजिनस बेस का ये बना होता है। कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, समझ रहे हो, इसका ये बना हुआ होगा कौन, न्यूक्लियोटाइड्स। अब एक एक करके देखेंगे, फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, पेंटोज शुगर क्या होता है, ठीक है, और नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो फॉस्फेट ग्रुप के बारे में अंदाज़ा लगाओ कहाँ से आया होगा, फॉस्फेट कहाँ से आता है, केमिस्ट्री आप लोग जानते होंगे। तो बोलो सर फॉस्फेट तो फॉस्फोरिक एसिड से आता होगा, बिल्कुल आता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो फर्स्ट क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है भाई, फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड जो होता है कहाँ से ओरिजिनेट करता है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड से ओरिजिनेट करता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखो कि न्यूक्लिक एसिड का जो एसिडिक नेचर होता है इसी की वजह से होता है, ठीक। तो एसिडिक नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड is due to the presence of phosphate group, ठीक है। अब देखो फॉस्फोरिक एसिड कैसे लिखते हैं, फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H3PO4 होता है ना, H3PO4 होगा। यदि इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा होगा, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, OH और OH, मतलब ट्राई बेसिक एसिड है, कैसा है,
ट्राइबेसिक एसिड। क्यों? क्योंकि 3 H को रिलीज करता है, एक H प्लस यहाँ से रिलीज करेगा, एक H प्लस यहाँ से रिलीज करेगा, एक H प्लस यहाँ से रिलीज करेगा। तो ये तो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फेट ग्रुप अभी नहीं बना है। जब H प्लस रिलीज कर दिया तो रिलीज करने के बाद फॉस्फेट ग्रुप बन जाएगा P डबल बॉन्ड O, समझ रहे हो, P डबल बॉन्ड O, और यहाँ सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और ये H प्लस निकला है, मतलब कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, माइनस माइनस चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। अब इसी का कंडेंस्ड फार्मूला होता है PO4 और -3। ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया। क्या हो गया? फॉस्फेट ग्रुप हो गया। यही फॉस्फेट ग्रुप मतलब कि ये DNA और RNA के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो? न्यूक्लिक एसिड में ही प्रेजेंट होगा, ठीक ना। तो जब ये प्रेजेंट होगा तो आगे देख लेते हैं। फॉस्फेट ग्रुप हो गया और एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है। फॉस्फेट ग्रुप के बाद में सेकंड है हमारा पेंटोज शुगर। तो देखो भाई, शुगर मतलब कि जेनेटिक मटेरियल में शुगर भी होता है, बड़े आश्चर्य की बात है। बोले कि अच्छा शुगर भी प्रेजेंट होता है सर? बिल्कुल होता है। देखो सेकंड क्या है? सेकंड इज पेंटोज शुगर। क्या हो जाएगा? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर दूसरा है, समझ गए? पेंटोज शुगर क्या है? पेंटोज शुगर भाई जाहिर सी बात है, पेंटोज मतलब 5 होता है, तो 5 कार्बन वाला शुगर होगा पक्का, ठीक है ना। तो 5 कार्बन शुगर, ठीक, कंटेन्स 5 कार्बन एटम्स, 5 कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन एटम को क्या करता है? कंटेन करता है, समझ रहे हो? और ये रिंग के फॉर्म में होता है। तो क्या होता है? 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग। इट इज ए 5 मेंबर्ड रिंग, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये 5 मेंबर्ड का क्या होता है? रिंग होता है। अब देखो कैसे। अब ये जो होता है 2 टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स का। एक राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, समझ रहे हो? राइबोज शुगर बना के दिखा दे रहे हैं। ये O है, 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग है। और यहाँ क्या हो जाएगा? OH, H, OH, H, H, OH, H, और यहाँ CH2, CH2 OH। ये देख लो, यहाँ CH2H, और ढंग से बढ़िया से लिख लो, CH2, ये CH2 और OH, याद रखो। तो ये क्या है? फर्स्ट कार्बन है, ये क्या है? सेकंड कार्बन है, ये क्या है? थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये 5 कार्बन, समझ गए? ये राइबोज शुगर होता है। इट इज़ फाउंड इन RNA। ये किस में मिलता है? राइबोज शुगर इज फाउंड इन, ये किस में मिलेगा? इट इज प्रेजेंट इन RNA। ये RNA में मिलता है एक्चुअली, ठीक है। और इसका फार्मूला जो होता है C5H10O5, काउंट कर लो, C5, 5 कार्बन तो मिल गया, 1 2 3 4 5 कार्बन, और H10 10 हाइड्रोजन मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 2 9 1 10 हाइड्रोजन मिल गया, और 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन। तो C5H10O5 ये हो गया आपको राइबोज शुगर हुआ, ठीक है। तो राइबोज शुगर के बाद में अब चलते हैं सेकंड नंबर। सेकंड आपका है डीऑक्सी राइबोज शुगर। सेकंड हो जाएगा राइबोज शुगर का टाइप क्या? डीऑक्सी राइबोज शुगर, है ना, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी, ये देखो, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या है भाई? मतलब कि डीऑक्सी मतलब क्या होता है? ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, डी मतलब रिमूवल,
मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया है राइबोज शुगर से, मतलब रहेगा राइबोज शुगर ही, लेकिन ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। ऑक्सीजन कहाँ से रिमूव होगा? ऑक्सीजन रिमूव होगा दूसरे कार्बन से। ये सेकंड कार्बन देख रहे हो, सेकंड कार्बन से क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक ना। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि 1 ऑक्सीजन एटम is deficient, 1 ऑक्सीजन एटम is deficient at सेकेंड कार्बन। सेकेंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन एटम क्या है? डेफिशिएंट हो जाएगा। जब एक ऑक्सीजन एटम डेफिशिएंट हो जाएगा सेकेंड कार्बन पे, तो हमारा जो होगा वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा। और इट इज़ फाउंड इन, एक किसमें मिलेगा? इट इज़ फाउंड इन डीएनए। ये डीएनए में एक्चुअली मिलता है, मतलब ये आरएनए में और ये डीएनए में, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, कैसा स्ट्रक्चर होगा? ओ के बाद ऐसा बनाया, ये देखो H और H, यहाँ पे O खत्म हो गया, ये देख लो, ये हो गया आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसका क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। और सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन क्या हो जाता है? एक ऑक्सीजन एटम डेफिशिएंट, सेकेंड कार्बन। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये देखो सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। तो सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन क्या है? डेफिशिएंट है, ठीक ना। देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर हो गया आपको पेंटोज शुगर का, मतलब राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर का हो गया, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अब आगे हमारा है नाइट्रोजिनस बेस, थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट में नाइट्रोजिनस बेस हो गया। नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है बताओ? जैसा कि नेम देख रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा और बेस जैसा एक्टिविटी उसका होगा। बोले कि सर आपको भी बोल रहे हैं कि ये जो डीएनए होता है एसिडिक नेचर का होता है, कभी बोल रहे हैं कि बेस नेचर का होता है। अरे भाई, उसका कंपोनेंट बेस नेचर का है, ओवरऑल वो एसिडिक नेचर का है। एक कंपोनेंट नाइट्रोजिनस बेस उसका है ना। तो नाइट्रोजिनस बेस क्या है? बेसिक नेचर का, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, पूरा जब डीएनए का स्ट्रक्चर बन गया, आरएनए का स्ट्रक्चर बन गया, तो ओवरऑल जो रहेगा वो उसका एसिडिक इफेक्ट होगा, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। समझ गए? पहले बताया। तो देखो अब थर्ड हमारा क्या है? थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों ये नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस थर्ड नाइट्रोजिनस बेस है। ये देखो, एक आता नाइट्रोजिनस बेस भाई। तो पहले तो लिखेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं ये, है ना। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, मतलब आप लोग लिखेगा दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, सेंटेंस बना के, ठीक है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। दूसरा, अब ये 2 टाइप्स का होते हैं, 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक जो होगा फर्स्ट ए में लिखेंगे प्यूरिन्स, प्यूरिन्स, और सेकंड में क्या लिखेंगे? पायरिमिडिन्स, पायरिमिडिन्स। समझ रहे हो? प्यूरिन क्या होता है भाई? प्यूरिन की बात करते हैं। प्यूरिन्स, इस प्यूरिन में एक्चुअली क्या है कि ये 2 रिंग का बना होता है, डबल रिंग का, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 रिंग्स। तो 2 रिंग का बना होगा, कंपोज्ड ऑफ 2 रिंग्स। क्या लिखेंगे? कंपोज्ड ऑफ 2 रिंग्स, 2 रिंग का बना होगा, ठीक है। और ये होता है, ये 2 होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होता है। एक होता है एडिनिन, एडिनिन इसका सिंबल ए होता है, और दूसरा होता है गुआनिन, इसका सिंबल जी होता है,
एडेनिन क्या होता है देख लो, एडेनिन 2 रिंग बनाओ इसमें, एडेनिन जगह कमी ऊपर बनाते हैं, जगह कम हो गया तो जगह की कमी है तो कोई बात नहीं, पूरा मैदान खाली है भाई, बनाते हैं यहाँ ढंग से बनाया जाए, है ना। तो देखो देख लो, तो पहले क्या करेंगे, प्यूरिन का देखेंगे, प्यूरिन का क्या स्ट्रक्चर होगा, प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर होगा, ये प्यूरिन एक्चुअली प्यूरिन में क्या क्या आता है पहले देख लो। अभी बताया आपको एडेनिन गुआनिन आता है, तो एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, सी और फिर एन, फिर सी और एन, फिर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, सी और एन और ये, ठीक। अब यहाँ पे NH2 कर दो, NH2 के बाद में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे H कर दो और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे H कर दो, यहाँ भी H कर दो, हो गया वैलेंसी सेटिस्फाइड। तो इसको बोलते हैं एडेनिन, क्या बोलते हैं, एडेनिन। अब देखो, अब नंबरिंग, नंबरिंग कैसे करना है, ये फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9, ठीक है। अब 9 नंबर एटम के पास में क्या करेंगे, स्टार कर देंगे, 9 नंबर पास क्या कर देंगे, स्टार, क्यों अभी बताता हूँ। अब दूसरा जो होता है पायरिमिडिन, ये एडेनिन के बाद में गुआनिन, गुआनिन कैसे बनेगा, सेम यही स्ट्रक्चर होगा, मतलब सी हो जाएगा, एन सी एन सी सी एन एन सी एन, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जोड़ दो NH2, NH2, यहाँ C डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ जोड़ो डबल बॉन्ड, डबल जोड़ दिया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ होगा नहीं 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे N जोड़ दो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ H और यहाँ भी H, देखो पूरा वैलेंसी सेटिस्फाइड है, जहाँ भी जाओ। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे गुआनिन। ये एडेनिन, एडेनिन में NH2 एमीन ग्रुप, यहाँ पे एमीन और C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप दोनों मिलेगा, तो ये गुआनिन हो गया। अब इसकी भी नंबरिंग क्या होगी, वैसे ही होगी, एक नंबर ये हो गया, 2 3 1 2, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, ठीक है, ये 7 8 और 9, 9 पे स्टार। क्यों भाई, क्योंकि 9 नंबर के नाइट्रोजन एटम, प्यूरिन बेस जो होते हैं 9 नंबर के नाइट्रोजन एटम से पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं, 9 नंबर के नाइट्रोजन एटम से पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्यूरिन्स फॉर्म बॉन्ड, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को लिंकेज भी बोलते हैं, ठीक है, बॉन्ड और लिंकेज, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड को लिंकेज भी कहा जाता है, ठीक ना, इसलिए लिंकेज वर्ड दिया गया है। तो प्यूरिन फॉर्म बॉन्ड विथ पेंटोज शुगर by its n atom, by their n atoms, ठीक है, by their n atoms present at 9th position, n एटम जो 9th पोजीशन प्रेजेंट है वही बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड का क्या नाम है भाई, तो पेंटोज शुगर का कौन सा कार्बन एटम, पेंटोज शुगर का फर्स्ट पोजीशन वाला एटम,
तो फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन एटम होता है, तो उसका फर्स्ट कार्बन एटम पेंटोज शुगर का और प्यूरिन का 9th नंबर का जो एटम है, जो नाइट्रोजन है, 9th पोजीशन का नाइट्रोजन एटम, ठीक है, तो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। इसलिए उसको बोलते हैं, इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, दिस बॉन्ड इज नोन एज, दिस बॉन्ड इज 19 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 19 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। 19 एन ग्लाइको, एन मतलब कि नाइट्रोजन एटम्स है। फर्स्ट एटम का पहले पेंटोज शुगर का क्या हो जाएगा, कार्बन, और 9th नंबर पे एन एटम, तो 19 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और आपके एनसीईआरटी में 19 पोजीशन नहीं दिया, खाली एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिया है। मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजिनस बेस अपने नाइट्रोजन एटम के हेल्प से शुगर से ज्वाइन रहते हैं, बस यही कहा है वो, ठीक है। हम थोड़ा सा बढ़ा दिया हल्का कि भाई कौन सा नंबर एटम का होता है, तो पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन और प्यूरिन बेस का 9th एटम, जो कि कौन होता है, वो नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। तो इसको देख लो, तो ये हो गया आपका एडेनिन और ग्वानिन हो गया। अब चलो, अब देखते हैं पायरिमिडिन। पायरिमिडिन कैसा होता है, तो पायरिमिडिन के बारे में देख लेंगे। पायरिमिडिन, ये देखो पायरिमिडिन, पायरिमिडिन्स। पायरिमिडिन में क्या होगा, ये सिंगल रिंग का बना होगा, 6 मेंबर्ड रिंग होगा, सिंगल रिंग होगा। लेकिन प्यूरिन में क्या था, प्यूरिन में 6 मेंबर्ड रिंग भी था और 5 मेंबर्ड रिंग भी था, दोनों मेंबर का रिंग था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वहाँ 2 रिंग था ना, एक बड़ा एक छोटा वाला 5 मेंबर्ड, ठीक है। 9th पोजीशन का कार्बन नाइट्रोजन जिसमें प्रेजेंट था, वो छोटा वाला रिंग था। यहाँ पे सिंगल रिंग होता है, क्या लिखेंगे, सिंगल रिंग। यहाँ पे क्या होगा, सिंगल रिंग, सिंगल रिंग होगा। और ये कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के हो जाएंगे, ठीक, याद रखना 3 टाइप्स का। याद रख, कौन कौन, कट याद रखना, CUT कट। तो C फॉर क्या होता है, साइटोसिन, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरेसिल और T फॉर थायमिन, ठीक है। साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ये 3 पायरिमिडिन बेस होते हैं, ठीक है। और प्यूरिन कितने होते थे, प्यूरिन उसका भी याद करने का तरीका, प्यूरिन जो होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, तो इसको पाग से याद रखना, पाग, PAG, पाग, ठीक। ऐसे AG प्यूरिन, AG प्यूरिन, कैसे, AG प्यूरिन, A और G मतलब क्या हुआ, A फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वानिन, ठीक है, प्यूरिन, AG प्यूरिन, कट पायरिमिडिन, AG प्यूरिन, ऐसे AG प्यूरिन, ठीक, और कट, ठीक है, कट पायरिमिडिन, AG प्यूरिन और कट पायरिमिडिन। या ऐसे भी याद रख सकते हो, AG प्रियंका, सॉरी तो प्रियंका तो PR आई, गड़बड़ा जाएगा, AG प्यूरिन, कट पायरिमिडिन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें देखो, सबसे एकदम आसान स्ट्रक्चर यूरेसिल का, थायमिन का उससे भी आसान। और फिर यहाँ पे चल लेंगे, तो पहले यूरेसिल का लिख लो, ठीक, क्योंकि यूरेसिल का लिखिए, कैसे लिखेंगे, यूरेसिल का C के बाद N, फिर यहाँ क्या करोगे, C करोगे, फिर क्या करोगे, N, फिर C N हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, यूरेसिल के लिए A जो है और ये, ठीक, सेकंड और फोर्थ कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यहाँ डबल होगा नहीं, सिंगल यहाँ भी डबल नहीं होगा, तो यहाँ पे H कर दो और यहाँ पे H कर दो, वैलेंसी सर्टिफाई करने के लिए यहाँ पे H कर दो और यहाँ पे H कर दो। मतलब कि ये जो रिंग हुआ, इस रिंग पे, और नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग ऐसे याद रखना, नंबरिंग कैसे करेंगे, प्यूरिन में आप नंबरिंग कैसे किए थे,
प्यूरिन में नंबरिंग किए थे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे किए थे, याद रखना। प्यूरिन की नंबरिंग याद करने का तरीका, प्यूरिन की नंबरिंग आपने ऐसे किया था, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा किया था? एंटी क्लॉकवाइज किया था, ठीक। पायरिमिडीन की नंबरिंग कैसे करेंगे? पायरिमिडीन की नंबरिंग जो है क्लॉकवाइज ऐसे करते हैं, ठीक है। तो देख लो, ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो 2 और 4 पोजीशन पे क्या हो गया? यहाँ पे ओ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, याद रखना। तो ये हो गया यूरेसिल, ये क्या हो गया? यूरेसिल। अब थाइमिन का क्या? तो यूरेसिल के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन हटा के मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, CH3, और आसान है, ठीक है। तो थाइमिन का कैसे लिखेंगे? थाइमिन का एक्चुअल नेम जो होता है थाइमिन का कुछ ऐसा होता है। थाइमिन को बोलते हैं, कहाँ पे लिखें? ये देखो, थाइमिन का। तो थाइमिन का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, थाइमिन को क्या बोलते हैं? थाइमिन को बोलते हैं, इसका नाम है 5-मिथाइल यूरेसिल, 5-मिथाइल यूरेसिल, बस। तो यूरेसिल में क्या हो जाएगा? यूरेसिल में 5 पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे, समझ रहे हो? 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप डाल देना है, सिंपल सी बात है। तो करो ऐसा, C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या हो जाएगा? थोड़ा दूर पे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O और NC, ठीक है, डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, और यहाँ CH3। और हो 5th पोजीशन पे क्या चला गया? मिथाइल ग्रुप चला गया। देखो कैसे, ये फर्स्ट होगा, ठीक ना, ये फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, और ये 3rd, 4th, 5th, 6th, देखो 5वें पोजीशन में मिथाइल ग्रुप चला गया। तो इसको बोलते हैं थाइमिन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे थाइमिन, ठीक। थाइमिन के बाद यूरेसिल और थाइमिन हो गया, ठीक ना। अब साइटोसिन की बात है, तो साइटोसिन क्या होगा? तो साइटोसिन निकालने के लिए एकदम सेकंड, याद रखना, पायरिमिडिन में सेकंड पोजीशन पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, मतलब सेकंड पोजीशन पे CO रहेगा ही। तो कैसे लिखेंगे इसको? देखो, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है? N, और फिर C, फिर N, फिर C, फिर C, और क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस पोजीशन पे कर दो क्या? NH2, ये ध्यान से देखो, NH2, यहाँ से एमीन ग्रुप डाल दिया। अब बाकी वैसा ही, ये H है, ये H है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे H कर दो, यहाँ पे H कर दो, ठीक है। तो ये हो गया क्या? साइटोसिन। और नंबरिंग वैसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है। तो 3 नाइट्रोजिनस बेस ये मिल गया पायरिमिडिन का। अब देखते हैं एक्चुअली क्या है डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन मिलता है, ठीक है। और आरएनए में क्या मिलेगा? थाइमिन की जगह पे यूरेसिल मिलता है। तो इसको लिख लेना है। डीएनए में क्या होगा? डीएनए में क्या होगा? डीएनए में एडेनिन और गुआनिन। प्यूरिन क्या होगा? डीएनए में प्यूरिन्स जो होगा वो एडेनिन और गुआनिन मिलेगा। और पायरिमिडिन्स क्या मिलेगा डीएनए में? पायरिमिडिन्स जो होंगे वो क्या मिलेगा? साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में क्या मिलता है? आरएनए में प्यूरिन्स क्या होगा? प्यूरिन्स ए और जी, गुआनिन मिलेगा। और इसमें पायरिमिडिन क्या मिलता है? पायरिमिडिन जो होगा आरएनए में, पायरिमिडिन वो मिलेगा क्या? एडेनिन मिल जाएगा और यूरेसिल मिलेगा, सॉरी साइटोसिन और यूरेसिल, साइटोसिन और यूरेसिल। मतलब थाइमिन नहीं मिलता है, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल मिलता है। तो आप लिख सकते हैं एट द प्लेस ऑफ थाइमिन यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, ठीक। एट द प्लेस ऑफ थाइमिन ठीक है,
क्या लिखेंगे? एट द प्लेस ऑफ थाइमिन, एट द प्लेस ऑफ थाइमिन यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक, तो ये सारा कंपोनेंट देख लिए। मतलब आपने फॉस्फेट ग्रुप को देखा और क्या देखा? पेंटोज शुगर को देखा और क्या देखा? नाइट्रोजन बेस को देखा। अब उससे अपने को न्यूक्लियोटाइड बनाना है। क्यों? क्योंकि डीएनए और आरएनए क्या होता है? पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। तो पहले मोनोमर बना के दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब न्यूक्लियोटाइड को फॉर्म करके दिखाते हैं। अब इसको मिटाया जाए तो बताओ न्यूक्लियोटाइड किसका बना होगा? न्यूक्लियोटाइड मेरे प्यारे बच्चों बना रहता है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस का और फॉस्फेट ग्रुप का। ठीक है, तो क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड कैसे लिखेंगे? न्यूक्लियोटाइड मतलब अन्यूक्लियोटाइड। ए न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ, एक न्यूक्लियोटाइड किसका बना होगा? ए न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ पेंटोज शुगर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ए न्यूक्लियोसाइड क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट। समझ रहे हो? अब मतलब लिख दिया क्या कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है, ये न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोसाइड का बना हुआ है। न्यूक्लियोसाइड प्लस PO4 -3। अब बताओ एक न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ है, तो न्यूक्लियोसाइड फिर किसका बना हुआ है? तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है, न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ, किसका बना होता है? इज कंपोज्ड ऑफ, एक न्यूक्लियोसाइड बना होता है किसका? एक न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ आपका पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, इसका न्यूक्लियोटाइड बना होता है पेंटोज शुगर नाइट्रोजिनस बेस का। ठीक है, तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में बॉन्ड बनता होगा, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? उसी को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या लिखेंगे? इन ए न्यूक्लियोसाइड समझ रहे हो? नाइट्रोजिनस बेस, एन भी मैं लिख दे रहा हूं, नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड मतलब बॉन्डेड, बॉन्ड बनाता है, बॉन्डेड, लिंक्ड और बॉन्डेड विथ पेंटोज शुगर बाय किसके द्वारा? बाय एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये देख लो, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मतलब क्या हुआ? पहले बताया था आपको कि नाइट्रोजिनस बेस का नाइट्रोजन एटम और पेंटोज शुगर का कार्बन एटम। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और उसका नेम हमने बताया था, क्या बताया था? कि प्यूरिन बेस का 19 और पायरिमिडिन का 11। पायरिमिडिन का फर्स्ट कार्बन, इसको लिख लो, वो मिस्टेक हो गई, लिखवा नहीं पाया मैं। तो पायरिमिडिन का, प्यूरिन का तो 9th बताए थे, प्यूरिन का 9th नाइट्रोजन एटम, पायरिमिडिन का फर्स्ट, पहले पोजीशन पे जो प्रेजेंट होता है वहाँ भी नाइट्रोजन एटम ही होता है, तो वहाँ पे फर्स्ट। तो पायरिमिडिन क्या करता है? 1,1 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, और प्यूरिन क्या बनाता है? 1,9 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? मतलब इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का भी नेम होता है। क्या नेम है भाई? ध्यान से, ये जो आप देख रहे हैं पायरिमिडिन, या पहले प्यूरिन की बात करते हैं।
प्यूरिन्स फॉर्म 19N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। और पायरिमिडिन्स फॉर्म 11N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मतलब पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन और प्यूरिन बेस का 9th नाइट्रोजन एटम, मतलब 9th पोजीशन का एटम जो कि नाइट्रोजन होता है, 9th पोजीशन का एटम जो कि नाइट्रोजन होता है, वो आपस में बॉन्डेड रहते हैं। पायरिमिडिन का फर्स्ट कार्बन एटम, मतलब पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन एटम और पायरिमिडिन का फर्स्ट एटम जो कि नाइट्रोजन होता है, वो आपस में बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसे, इसको ऐसे बोलें, सी जो होगा फर्स्ट पोजीशन पे और एन जो होगा 9th पोजीशन पे, जो बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड, इसी बॉन्ड का नाम है 19 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, समझ रहे हो। और इसका क्या रखेंगे, कार्बन फर्स्ट पोजीशन पे और नाइट्रोजन भी फर्स्ट पोजीशन का, तो इसी का ये जो बॉन्ड बना, इसी बॉन्ड का नाम है 11N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में क्या किया है, ये 19 का चक्कर हटा दिया है, 19 और 11 इसका चक्कर हटा दिया है, सीधा बोल दिया है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो तुम लोग उसको भी याद रख सकते हो, सीधा इसको बोल दिया है, 19 का चक्कर हटा के एनसीईआरटी क्या बोल दिया है, एनसीईआरटी क्या लिखा है, एनसीईआरटी लिखा है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोसाइड जो हमको बन रहा है, न्यूक्लियोसाइड किसका किसका है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस का, ये देखो, पेंटोज शुगर मतलब पेंटोज शुगर लिख लो प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ये दोनों मिलके बना लिया न्यूक्लियोसाइड बना लिया, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या लिखेंगे हम, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप PO4 -3, इट गिव्स न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं जरा, इसको मिटाया, इसको मिटाया, अब देखते हैं ये बॉन्डिंग कैसे कर रहे हैं। अब न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, ध्यान से, एक मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं, देखो एक न्यूक्लियोसाइड बनाया, जैसे CN ये NH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये H डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये देखो ये क्या बन गया, ये आपका एडेनिन बना है, एडेनिन। अब एडेनिन का 9th कार्बन कौन था, आपको बताया गया था, A1 A2 3 4, यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, एक H जुड़ जाएगा, तो 4 हो गया, 1 ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, देखो, और ये 7 8 और ये 9th कार्बन। अब देख लो पेंटोज शुगर क्या, ये पेंटोज शुगर कौन, फर्स्ट कार्बन। तो यदि ये फर्स्ट कार्बन मानेंगे तो ये 4th कार्बन होगा, तो 4th कार्बन पे क्या रहता है, CH2 OH जुड़ा रहता है, तो ये 5 कार्बन हो गया, ठीक। अब ये है, यहाँ पे क्या रहता है, OH रहता है, यहाँ H रहता है, यहाँ OH रहता है, यहाँ H रहता है, यहाँ OH और यहाँ H रहता है, यहाँ H रहता है, ये देख लो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है,
इन दोनों के बीच में ये क्या किया, इसको लेके वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया, पानी को निकाल दिया, H2O को, H और OH। तो यहाँ से H खत्म हो गया, OH खत्म हो गया, मतलब नाइट्रोजन डायरेक्ट कार्बन से जुड़ गया इसका मतलब। तो नाइट्रोजन को डायरेक्ट कार्बन से जोड़ो, सिंपल सी बात है। नाइट्रोजन को डायरेक्ट किससे जोड़ दिया बच्चों, कार्बन से जोड़ दिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन को कार्बन से डायरेक्ट जोड़ दिया, ये देखो बॉन्ड बन गया, और बदले में H2 तो निकल ही गया है वहाँ से। तो एक्चुअली यही है, देखो ये कार्बन क्या है, फर्स्ट कार्बन है, ध्यान से, ये क्या है, फर्स्ट कार्बन है, देख रहे हो, फर्स्ट कार्बन, ये क्या है, सेकंड कार्बन, ये क्या है, थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन है, और ये क्या है, पेंटोज शुगर है। तो पेंटोज शुगर हो गया, पेंटोज शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है वो 9th, देख लो प्यूरिन बेस के, एडेनिन प्यूरिन होता है, ये 9th नाइट्रोजन से जुड़ गया, और ये जो बॉन्ड हुआ, इसी बॉन्ड का नाम है क्या, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब कि 19N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसी का नाम है, देख रहे हो। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एक आपका बन गया न्यूक्लियोसाइड बना, यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, एक न्यूक्लियोसाइड बना, क्या बना, ये न्यूक्लियोसाइड यहाँ से यहाँ तक बन गया, ठीक है। चलो अब न्यूक्लियोटाइड बनाना है, तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं, जोड़ दो। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ा रहता है, फिफ्थ कार्बन वाले पोजीशन पे, तो फिफ्थ पे क्या होता है, CH2OH होता है। अब यहाँ क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दीजिए, कैसे जोड़ देंगे, फॉस्फेट का क्या होगा, अब बताओ, फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, P डबल बॉन्ड O OH, और फिर क्या हो जाएगा, OH और फिर OH, ये देख लो। अब ये OH, अब ध्यान से देखो, ये OH हुआ, ठीक है, ये OH और ये H, ये मिल के क्या करेगा, H2O निकाल लेगा, H2 निकाल गया यहाँ भी H2O। फास्फोरस का POH जो है, ये इसका H और इसका OH, ये H2O निकाला, और जैसे ही H2O निकाल लेगा, तो H2O निकालने के बाद में इस ऑक्सीजन से ये कार्बन लिंक्ड रहेगा। तो क्या करेंगे, ये बीच वाला 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन गायब कर दिया, क्योंकि दिखा दिया हमने H2O निकलता हुआ, और इस ऑक्सीजन को, ये जो ऑक्सीजन बचा, ये जो बचा हुआ ऑक्सीजन देखो, ये जो बचा हुआ ऑक्सीजन है, इसको हमने जोड़ दिया इस कार्बन से। बोलो सर तो हाइड्रोजन से जोड़ रहा है, अरे भाई हाइड्रोजन से नहीं जुड़ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा पढ़िए आप लोग, ये हाइड्रोजन बॉन्ड में चला जाएगा, कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर में ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, तो अब ये जो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियोसाइड, और यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग फॉस्फेट ग्रुप, ये एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड हुआ, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, देख लो, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। तो आपको पूछा जाएगा कि फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड विथ फिफ्थ कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर, इसको लिख लो। न्यूक्लियोटाइड में इन ए न्यूक्लियोटाइड क्या लिखेंगे, इन ए न्यूक्लियोटाइड, इन ए न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप is linked with fifth carbon atom of पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का फिफ्थ कार्बन एटम पे वो जुड़ा रहता है। अब इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ये भी तो बॉन्ड बना है, देखो बॉन्ड, तो इस लिंकेज को क्या बोलते हैं, तो ये लिंकेज एक्चुअली देखो तो P डबल बॉन्ड O और O हो गया, एक लिंकेज बना रहा है। तो इस लिंकेज को क्या बोलते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होगे, तो C डबल बॉन्ड O डैश और यहाँ पे O डैश, देखो C डबल बॉन्ड O, इसी को तो ईस्टर बॉन्ड बोलते थे, ईस्टर लिंकेज, ईस्टर बॉन्ड, समझ रहे हो। तो C के जगह पे क्या हो गया, P हो गया, तो POO हो गया, तो इसको फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, इसको बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बना, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक। अब देखो एसिडिक कैसे होता है, न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं कि एसिडिक कैसे, तो एसिडिक होने के लिए 2 OH में से 2 H+ को निकाल देगा, एक H+ को यहाँ से निकालेगा
और एक H प्लस को यहाँ से निकालेगा, ठीक है। अब निकाल देगा, H प्लस निकल जाएगा तो माइनस चार्ज चढ़ जाएगा, और H प्लस को रिलीज होना ही बोलते हैं एसिडिक इफेक्ट, वो एसिडिटी को कॉज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब इस H को हटाओ क्योंकि एसिडिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, यहाँ भी माइनस चार्ज आ गया, तो देखो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, फॉस्फेट ग्रुप प्लस न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, समझ रहे हो, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। ध्यान से देख लो, तो एक पूरा ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और आपको अब वर्क करना है, आप घर पे अब स्केच आउट करो कि कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड पॉसिबल हो सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है 5 टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। उन 5 टाइप में से 4 टाइप जो होगा डीएनए में होगा और 4 टाइप आरएनए में होगा, ठीक ना। तो वो बना के देखना, ठीक है। अब देखो, अब बताओ आप लोग कि ये जो है कैसे 5 टाइप का होगा, क्योंकि भाई बेस 5 मिला ना आपको, 2 प्यूरिन मिल गया और 3 पायरीमिडीन मिला, तो जितना बेस उतने तरह का न्यूक्लियोटाइड, तो एक बेस तो एक तरह का न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे ग्वानिन डाल दो तो दूसरे तरह का न्यूक्लियोटाइड, अब यहाँ पे क्या डाल दोगे, साइटोसिन, तो तीसरे तरह का न्यूक्लियोटाइड, अब यहाँ पे थायमिन डाल दो तो चौथे तरह का न्यूक्लियोटाइड, अब यूरेसिल डाल दोगे तो 5वें तरह का न्यूक्लियोटाइड। बता रही समझ में? तो ऐसे आपको न्यूक्लियोटाइड बनाना है। अब मेरे को बताओ कि ये न्यूक्लियोटाइड किसका बना है, आरएनए का बना है कि डीएनए का बना है, किसका बना है? ये न्यूक्लियोटाइड किसका बना है एक्चुअली, आरएनए का कि डीएनए का? बोलो। तो अब चेक करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि डीएनए में क्या होता था, डीएनए में सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन मिसिंग होता था, यहाँ पे डीएनए पे सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन मिसिंग नहीं है, ऑक्सीजन है, इसलिए डीएनए का नहीं होगा, ये आरएनए का है। किसका है? आरएनए का। और डीएनए का बनाना चाहोगे तो बस खाली इस ऑक्सीजन को मिटाना है, तो ऑक्सीजन को मिटाएंगे तो किसका बन जाएगा? डीएनए का बन जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन रहेगा, मिसिंग नहीं रहेगा, तो मतलब कि आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। समझ गए? किसका बन रहा है? आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैं मिटाता हूं, ठीक ना। मिटाने के बाद अब सारे न्यूक्लियोटाइड का और न्यूक्लियोसाइड का नाम लिख दे रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या रहेगा? अब देखो, न्यूक्लियोसाइड इसका जो बना, एडेनिन का और पेंटोज शुगर का जो न्यूक्लियोसाइड बना था, एक्चुअली इस न्यूक्लियोसाइड का नाम दे देंगे एडिनोसिन। क्या बोलेंगे? एडिनोसिन, ठीक है। इसी का नाम एडिनोसिन है, SIN, एडिनोसिन, ठीक ना। और डीएनए का होता तो डीऑक्सी एडिनोसिन हो जाता। तो पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे, ये देखो, यहाँ आरएनए लिख देंगे, ठीक है। आरएनए, आरएनए, इसके बाद इसका न्यूक्लियोसाइड क्या होगा और इसका न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ये देख लो। तो आरएनए में क्या होगा? पहले यहाँ पे ऊपर में आरएनए लिख दो, आरएनए यहाँ लिख दिया, और जो एन बेस यूज कर रहे हैं, एन बेसेस, यदि एन बेस क्या करोगे? नाइट्रोजिनस बेस यदि आप यूज करेंगे किसको? एडिनिन को, एडिनिन को, ठीक। तो एडिनिन के ऊपर में पेंटोज शुगर, एडिनिन को पेंटोज शुगर से जोड़ोगे तो एडिनिन प्लस पेंटोज शुगर, क्या? एडिनिन को पेंटोज शुगर से जोड़ दोगे तो जो न्यूक्लियोटाइड बना, न्यूक्लियोसाइड, उसको बोलते हैं एडिनोसिन। क्या बोलेंगे? एडिनोसिन। और इसमें यदि फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिए तो जो न्यूक्लियोटाइड बना उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। अब सेकेंड गुआनिन, गुआनिन, गुआनिन पे पेंटोज शुगर जोड़ दो तो बन जाएगा गुआनोसिन, गुआनोसिन बन जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा गुआनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, ठीक है, गुआनाइलिक एसिड, ठीक है ना। और थर्ड
थर्ड क्या जोड़ेंगे, साइटोसिन, साइटोसिन प्लस पेंटोस शुगर, तो क्या हो जाएगा, साइटिडीन बन जाएगा। यहाँ पे डीन जोड़ना है। अब यहाँ पे साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ, थायमिन होता नहीं आयरन में, थायमिन के जगह पे यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल, यूरेसिल प्लस पेंटोस शुगर। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप देते चले जाइएगा, PO4-3, PO4-3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या, यूरिडीन, न्यूक्लियोसाइड का नाम यूरिडीन है, और PO4 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यूरिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड। तो आप लोग से पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है भाई, लिखिए आप लोग, इसको लिख लीजिए। और लिखने के बाद क्या पूछा जा सकता है, देखो कि RNA का न्यूक्लियोसाइड जिसमें एडेनिन इन्वॉल्व हो, उस न्यूक्लियोसाइड का नेम क्या होगा, तो एडिनोसिन। और RNA का न्यूक्लियोटाइड जिसमें एडेनिन इन्वॉल्व हो, उस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा, एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से RNA का ग्वानिन वाला जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो ग्वानोसिन, और उससे न्यूक्लियोटाइड जो बनेगा ग्वानाइलिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से RNA का साइटोसिन वाला जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो साइटिडिन, और ये क्या हो जाएगा, साइटिडाइलिक एसिड, ठीक है। यूरेसिल, फॉस्फोर, यूरिडिन और यूरिडाइलिक एसिड, ये न्यूक्लियोटाइड और ये सब न्यूक्लियोसाइड का नाम है, याद रखना, ठीक। अब चलो, अब आगे है कि DNA का क्या कहानी होगा, DNA का क्या कंडीशन रहेगा DNA में। अब DNA लिखते हैं, DNA की बात कर लें, RNA के जब क्या कर लो, DNA कर लो। तब यहाँ पे क्या करेंगे, DNA लिख लेंगे, ठीक है ना, DNA। तो DNA में क्या लिखेंगे, नाइट्रोजिनस बेस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ये देख लो। तो एडेनिन से जो बनेगा, यहाँ पे बस खाली जोड़ते जाना है, डीऑक्सी एडिनिन, क्या, डीऑक्सी एडिनोसिन बन जाएगा, ठीक है। डीऑक्सी, सब में डीऑक्सी जोड़ लो, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडिन। और यूरेसिल तो होता नहीं है DNA में, तो DNA में क्या होता है, यूरेसिल जब क्या लिखेंगे, थायमिन, यूरेसिल जब क्या लिखेंगे, थायमिन, थायमिन लिखेंगे। तो थायमिन से जो बनेगा वो क्या बनेगा, थायमिडीन बनेगा, ठीक ना। तो डीऑक्सी थायमिडीन, डीऑक्सी थायमिडीन बनेगा। और इसे जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो डीऑक्सी थायमिडाइलिक एसिड, डीऑक्सी थायमिडाइलिक एसिड बनेगा, ठीक है। ऐसा में डीऑक्सी जोड़ दो, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन डिफिशिएंट है, यहाँ भी डीऑक्सी, ग्वानाइलिक एसिड, यहाँ भी डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, यहाँ डीऑक्सी थायमिडाइलिक एसिड, समझ रहे हैं। तो ये कंपोजिशन हो गया, ठीक है ना। अब कंपोजिशन के बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर के बारे में इसका, ठीक है, DNA और RNA का स्ट्रक्चर और उसका मॉडल, वो सेकंड वीडियो में आपका, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, ओके।